नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम शुरू है और राजनीतिक दल मैदान में ताल ठोक रहे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव प्रभारी की भूमिका निभा रही और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सीएम बघेल इस चुनाव अभियान में छत्तीसगढ़ मॉडल की कामयाबी को लेकर बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। बीते दिनों वाराणसी दौरे के दौरान सीएम बघेल ने यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कही थी और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तवज्जो दी जा रही। यूपी चुनाव प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी में जनसभाएं भी कर रही है। प्रियंका गांधी की टीम में छत्तीसगढ़ के विधायक, मुख्यमंत्री, पार्टी अधिकारी, संगठन के सदस्यों को दिल्ली बुलाया जा रहा है और उन्हें यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी भी दी जा रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। और गुरुवार को भी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में अहम बैठक की थी और वहीं बताया यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी है। और गुरुवार को दिल्ली में हुई मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, भुवनेश्वर सिंह बघेल, कुलदीप जुनेजा, राजमल गजाम, रेख चंद्र जैन, विनोद चंद्राकर, गुलाब कमरो, राजकुमार यादव, लक्ष्मी पटेल, मोतीलाल देवागन, प्रीतम चंद्रकार और विधायक अरुण वोरा मौजूद रहे। और जिन विधायकों और संगठन पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया वो चुनावी प्रबंधन में काफी माहिर हैं और इनमें वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और अरुण वोरा शामिल है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि पार्टी समय समय पर जहां चुनाव नहीं होते उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को चुनाव वाले राज्यों में भेजती है, जिसमें मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता सहित सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं और उनकी उपयोगिता के अनुसार चुनाव में जवाबदारी सौंपी जाती है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ड्यूटी लगाई जा रही और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी दिल्ली में आलाकमान के बुलावे पर वहां गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले को स्मार्ट बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर को बड़ी सौगात देने जा रहे। सीएम शिवराज 140 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और करीब दोपहर 12:40 पर सागर के पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद सागर में निर्माण कार्यों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 3:30 पर भोपाल के लिए वापस रवाना हो जाएंगे और सीएम 75 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर, 20 करोड़ 32 लाख की लागत से बनने वाले सागर सिटी गवर्नेंस सेंटर की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही वो 8 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर, 16 करोड़ 37 लाख की लागत के ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स, 8 करोड़ 2 लाख की लागत का डेयरी विस्थापन और 4 करोड़ 88 लाख की लागत के फायर स्टेशन भवन का भूमि पूजन करेंगे और सीएम 4 करोड़ 28 लाख की लागत के 6 कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन और 3 करोड़ 83 लाख की लागत का वृद्धाश्रम, 3 करोड़ 10 लाख की लागत का रेस्टोरेशन एंड हेरिटेज कंजर्वेशन वर्क का भूमि पूजन करेंगे। और वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 करोड़ 77 लाख की लागत का रिनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ MLB अंडर सीएम राइज स्कूल स्कीम और 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। कोरबा के जिले को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी के तौर पर पहचाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के 1 दर्जन से भी अधिक पावर प्लांट स्थापित है, लेकिन एक पावर प्लांट जो कभी लग नहीं पाया, जिसे लेकर लगभग 3 दशक से सियासत चली आ रही है और वो है साउथ कोरियन कंपनी डेबू
दरअसल देबू ने जिले के ग्राम रिजदी में अब से लगभग 27 साल पहले 260 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन इस पर पावर प्लांट आज तक नहीं लग पाया। और हाल फिलहाल में हलचल तब तेज हुई जब कुछ महीने पहले लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने जमीन का सीमांकन शुरू कर दिया और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब इस खाली पड़ी जमीन को लेकर कोरबा प्रवास पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बेशकीमती जमीन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री सहित एक तांत्रिक की भी नजर है और रमन सिंह के इस बयान पर राजस्व मंत्री ने भी पलटवार किया। कोरबा प्रवास पर पहुंचे रमन सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि देबू के जमीन पर अब लोगों का लार टपक रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल हो या फिर एक तांत्रिक, सभी की इस पर नजर है और सभी इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और ऐसा गठबंधन दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। मैं कहता हूं कि देबू की जमीन को जो खाली पड़ी है उसे क्यों न किसानों को वापस कर दिया जाए, जो इसके लिए लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि रमन सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो तांत्रिक कौन है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी परिसर में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने 13 तारीख को दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन ने बताया कि कांग्रेस सरकार नगर निकाय के क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुई है। जब बीजेपी की सरकार थी तब 12% से 34% कामों में वृद्धि हुई और रायपुर में 2 स्मार्ट सिटी थी, जिसमें से एक को वापस लेना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को बिठा दिया और पीएम आवास योजना के तहत 7,50,000 मकान गरीबों को मिलना था, उसको भी राज्य सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए बंद कर दिया और जनता तक जो भी लाभ पहुंचना था राज्य सरकार ने उससे छीना है। और राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है लेकिन ये नहीं बताती है कि आखिर जनता का नुकसान क्यों हो रहा है। और बीजेपी ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहेरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रही है। भूपेश सरकार गरीबों का हक भी छीन रही है और सरकार जनता का भरोसा खो रही है और जनता को ठग भी रही है। इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना भी पड़ेगा। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान अपना असर दिखा रहे और इसके तहत थाना पामेड़ और कोबरा की संयुक्त टीम ने एमपुर के जंगलों से एक नक्सली बेंजाम मोहन को गिरफ्तार भी किया, जो 27 सितंबर 2021 के दिन सुरक्षा कैंप धर्मावरम में हमला करने की घटना में शामिल था और पकड़े गए नक्सली के खिलाफ थाना पामेड़ में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के लगातार सर्चिंग से एक के बाद एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ग्वालियर जिले को अब जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है और यह स्टेडियम शंकरपुर में निर्माणाधीन भी है, जिसका काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। स्टेडियम तैयार होने के बाद किसी बड़े इंटरनेशनल मैच के आयोजन के साथ ही स्टेडियम का फीता कटेगा और इस स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां स्टेडियम के निर्माण से लेकर उसकी ड्राइंग तक का उन्होंने अवलोकन किया और इसके बाद मंत्री बल्ला लेकर क्रीज पर उतर गए और हर बॉल पर चौका छक्का लगाने लगे। स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिच पर बैटिंग की और सिंधिया के लिए अधिकारियों और नेताओं ने बारी बारी से बॉलिंग भी की, जिसमें उनके समर्थक मंत्री सिंह तोमर और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया करीब 20 मिनट तक पिच पर पसीना बहाते रहे और इस दौरान बॉलिंग में हाथ आजमाने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पीछे नहीं रहे और करीब 60 बीघे में बन रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम में रोजाना 200 से 250 लेवल की मदद से अत्याधुनिक मशीनों के साथ तेजी से काम भी चल रहा है और स्टेडियम में सभी साउथ ईस्ट के बगल से ब्लॉक बनना शुरू हो गए
और बीसीसीआई इनवाइट के साथ स्टेडियम में कुल 32 बॉक्स तैयार होंगे और इनमें बैठने वाले दर्शकों की संख्या लगभग 285 के आसपास रहेगी और इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुल 48,595 दर्शक क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। मध्य प्रदेश में गरीबी के आंकड़ों से परेशान सरकार अब भिखारियों को सरकारी राशन उपलब्ध कराएगी और अब 2 महीनों के बाद मध्य प्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, धर्मशालाओं के बाहर भिखारी भीख मांगते नजर नहीं आएंगे। राज्य सरकार इन सभी को पीडीएस का रियायती राशन मुहैया कराएगी और इसके लिए पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से निकायवार अभियान चलाकर ऐसे सभी लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की जाएगी जो मांग कर अपना जीवन चलाते हैं। और मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी काफी संख्या में गरीब व्यक्ति झुग्गी बस्तियों में, विभिन्न धार्मिक स्थल के पास, धर्मशालाओं के आसपास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहे और रिहायशी क्षेत्रों में मांग कर जीवन यापन करते देखे जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए खाद्य विभाग पर्ची जारी करेगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त परिवारों की श्रेणी में शामिल भी किया जाएगा और इसके लिए 15 दिसंबर से सर्वे भी किया जाएगा और सर्वे में इन सभी स्थानों पर प्रशासन की टीम जाएगी और ऐसे लोगों से बात करेगी और उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सस्ता राशन मिल रहा है या नहीं और उनकी पात्रता पर्ची बनी है या नहीं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार की श्रेणी में वो शामिल है या नहीं। प्रदेश में पात्रता पर्ची बनाने के लिए हितग्राही का आधार नंबर और श्रेणियों में पात्रता श्रेणी का प्रमाणीकरण आवश्यक है और सर्वे में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होगा और ऐसे में उन्हें संबंधित निकाय एसडीएम से प्रमाणीकरण करवाया जाएगा और उनको अन्य वंचित श्रेणी में रखकर प्राथमिकता से पर्ची बनाई जाएगी ताकि उनके लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए लाभ दिलाया जा सके। कांकेर के बहसालाबाद एसएसबी कैंप के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और सभी जवान सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं। अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिद्धार ने पुष्टि भी की और एक के बाद एक 2 सीरियल आईईडी ब्लास्ट हुए जिससे वहां हड़कंप मच गया और पहला ब्लास्ट सेंद्री बहार नाला और दूसरा सूखा नाले के पास हुआ और वहीं आईईडी ब्लास्ट की जानकारी सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों को मिल गई है और मौके का मुआयना करने के लिए एसडीओपी समेत एसएसबी अधिकारी रवाना भी हो गए और जानकारी के मुताबिक रावघाट परियोजना के तहत रेलवे ट्रैक निर्माण के सुरक्षा में जवान तैनात हैं और नक्सलियों ने रावघाट में रेल ट्रैक निर्माण कार्य को निशाना बनाने के लिए सीरियल ब्लास्ट किया और नक्सली इस कार्य की सुरक्षा में लगे जवानों को निशाना बनाना चाहते थे और वहीं गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रावघाट परियोजना के तहत चल रहे रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य की सुरक्षा में एसएसबी के जवान लगे हुए और जवानों की टुकड़ी निर्माण कार्य को सुरक्षा देने निकली थी और इस दौरान सालेभाट के नजदीक घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाकर एक के बाद एक 2 आईईडी ब्लास्ट किए और पहला ब्लास्ट सेंद्री बहार नाला के पास हुआ जबकि दूसरा ब्लास्ट सूखा नाला के पास हुआ और ब्लास्ट के बाद जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला। तब तक नक्सली ब्लास्ट कर भाग चुके थे और ब्लास्ट के बाद जवानों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी और मौके से पाइप बम के टुकड़े भी बरामद हुए और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फोर्स की टुकड़ी को भेजा गया और एसडीओपी अंतागढ़ अमर सिद्धार समेत एसएसबी के अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। राजनांदगांव नगर पालिका निगम के वार्ड 17 में उपचुनाव हुआ और ये सीट पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद खाली हुई और शोभा सोनी पार्षद पद के लिए यहां से बीजेपी की सीट से जीत कर आई थी और उनका निधन सितंबर 2020 में कोविड-19 के कारण हो गया था और बीजेपी और कांग्रेस जीत को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद वार्ड 17 की सीट खाली हुई थी और बीजेपी की शोभा सोनी यहां से पार्षद चुनी गई थी और उनके निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर भी बताई जा रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता और पैसे का दुरुपयोग कर रही है और पार्षद पद के लिए चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा रही है और कांग्रेस के धनबल को बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ेंगे और निश्चित ही एक बार फिर
वोट 17 में बीजेपी प्रत्याशी सरिता सिन्हा जीतेगी। और वहीं बीजेपी के आरोप को सीधे सीधे निराधार बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन इस वोट से जीत हासिल करेंगी। और राज्य सरकार ने लोगों के बीच काम किया और नगरीय प्रशासन में भी प्रदेश सरकार की छवि बहुत अच्छी है। निश्चित ही इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगा रहे और वार्ड में लगातार प्रचार भी किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं की छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से छिंदवाड़ा के सरकारी स्कूलों में नई साइकिल वितरण पर रोक लगी है और फंड नहीं आने का कारण बताकर साइकिल वितरित नहीं हो रहा है। और कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर स्कूल शुरू कर दिए गए और ऐसे में लंबी दूरी से आने वाली छात्राओं के पास साइकिल नहीं होने के कारण उन्हें स्कूल आने में परेशानी हो रही। 6वीं और 9वीं की पात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्कूल जाने के लिए साइकिल वितरण की जाती है, लेकिन 2 सालों से ऐसी बेटियों को साइकिल नहीं मिली है। और इस मामले में जब आपको बता दें कि जब जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े से बात की गई और उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से बजट भी नहीं आया और न ही सरकार से कोई आदेश आए। हालांकि उन्होंने बताया कि ऐसी छात्रा जो 5वीं पास होने के बाद 6ठी क्लास में स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन इनके गांव में मिडिल स्कूल नहीं होने की स्थिति में सरकार उन्हें अपनी ओर से फ्री में साइकिल दी जाती है और अभी तक ऐसी कोई आदेश नहीं आए। कोलियाहापुरी के प्राथमिक स्कूल में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चों की जानकारी जैसे ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लगी, वो बच्चों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए और गृह मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना और इसके साथ ही अधिकारियों से इस घटना की जानकारी मिली। और गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं दौड़ा अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जानने के लिए पहुंच गया और छत्तीसगढ़ में दोबारा से इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सभी अधिकारी समय समय पर मध्याह्न भोजन के समय पर जाकर खुद ही भोजन कर भोजन के गुणवत्ता की जांच करें। और शासकीय स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार 26 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं प्रभात सिंह बघेल ने बताया कि बच्चों को हफ्ते में 2 बार चिक्की देने के निर्देश दिए गए, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही की वजह से वो एक ही दिन में सारे बच्चों को चिक्की दे दी, जिससे खाने के बाद बच्चों में पेट दर्द की शिकायत होने लगी। और जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे शिक्षकों की लापरवाही मानते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की बात भी कही और साथ ही 6 शिक्षकों का वेतन वृद्धि रोकने की बात कही है।